वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे थे एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, तो इसमें लास्ट केस बेस्ड स्टडी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अटेम्प्ट किए थे। 10 सवाल थे। अभी 20 असर्शन रीजन क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म पर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज जो कि बहुत काम आएगी आपके। बी अवेयर असर्शन रीजन क्वेश्चन इस साल से सीबीएसई एग्जाम में आएंगे फिजिक्स के पेपर। तो अगर ए और बी दोनों ट्रू हैं, असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हम ऑप्शन ए बनाएंगे। असर्शन रीजन ट्रू है पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम ऑप्शन बी बनाएंगे। ए सही है पर असर्शन सही है पर रीजन गलत है, तो हम सी बनाएंगे। असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है, तो हम डी बनाएंगे। सो पहला क्वेश्चन है, द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0 is QVB, where V is the velocity of a particle and B is the magnetic field। बच्चों ये तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स होता है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो mv स्क्वायर बाय r होता है। ठीक है, और क्या दोनों बराबर होते हैं? तो जवाब है हाँ। QVB प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स किसी टेस्ट चार्ज को घूमने के लिए, अगर वो घूम रहा है। Reason है, when a charged particle is fired at right angles to the magnetic field, the radius of its circular path is directly proportional to kinetic energy of the particle C। particle C तो क्या है इसका आंसर, यानी A is true, but reason is false। इसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने आंसर बनाया C। ये और बात है कि वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स प्रोवाइड करेगा, इसलिए क्यूवी भी उसके बराबर हो गया। पर काइनेटिक एनर्जी से उसका कुछ लेना देना नहीं, ये है भी नहीं ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर वेरीज इनवर्सली एज द डिस्टेंस फ्रॉम इट। तो ये तो हम देख लेते हैं। फॉर्मूला अगर आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, ये फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 pi r। So it varies inversely as distance from it। Reason, the magnetic field due to straight conductor is in the form of concentric circles। ठीक है, इसके चारों तरफ concentric circles की फॉर्म में होता है। तो स्टेटमेंट भी सही है पर ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है, इसकी वजह से जवाब बनेगा बी। Both A and R are true, but R is not the correct explanation। थर्ड है, a rectangular current loop is in an arbitrary orientation। किसी भी ओरिएंटेशन में वो हो सकता है। इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू रोटेट द लूप अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। तो आपको विजुलाइज करना पड़ेगा कि लूप पड़ा कैसे है। रेक्टेंगुलर लूप है, आर्बिट्रेरी ओरिएंटेशन मतलब ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, और भी किसी ओरिएंटेशन में हो सकता है। अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, इस एक्सिस के अबाउट अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू रोटेट द लूप अबाउट एन एक्सिस, इसको घुमाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म, नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू रोटेट द लूप अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। ठीक है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ऑल पोजिशंस रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ एनर्जी। ओके, वर्क कहाँ करना पड़ता है? जहां वर्क करते हैं तो एनर्जी लेवल में डिफरेंस आता है।
अगर वर्क सिस्टम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम इसी को फॉलो करते हैं इस रूल को, वर्क अगर सिस्टम करता है तो एनर्जी डिक्रीज होती है, वर्क सिस्टम पर किया जाता है तो एनर्जी इंक्रीज होती है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, आंसर इज नेक्स्ट है फोर्थ, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन a region is equal to the number of magnetic field lines per unit area where area should be normal to the magnetic field। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो बताया गया है। मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, पर इससे इसका क्या लेना देना, यानी असर्शन सही है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द फील्ड। तो दिस डेफिनेशन इज करेक्ट। और मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल होता है, ये भी सही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, पर ये रीजन इस असर्शन के लिए मैच नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई आंसर इज बी। फिफ्थ पे चलते हैं। Assertion: if a proton and an alpha particle enter a uniform magnetic field perpendicularly with the same speed v से चलते हुए alpha particle और proton enter कर रहे हैं, the time period of revolution of alpha particle is double than that of proton। ये हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं बच्चों, फॉर्मूला आपको पता है। तो अगर मैं वो फॉर्मूला लगाता हूं, ओके, सो फॉर्मूला फॉर रेडियस इज r इक्वल टू mv/qb, और हम बात कर रहे हैं टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड होता है 2πr/v, और जैसे मैं r की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे मिलता है 2πm/qb। अब एक है अल्फा पार्टिकल, एक है प्रोटॉन, वन इज अल्फा अनदर इज प्रोटॉन। तो r अल्फा अपॉन r प्रोटॉन अगर मैं पता करूं, 2π कट जाएगा बच्चों, b भी कट जाएगा, मास और चार्ज रहेगा, तो मास ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा का मास 4, अल्फा का चार्ज 2, प्रोटॉन का चार्ज 1, प्रोटॉन का मास 1, so we get 2:1। The time period of revolution of alpha particle is double, सही है, करेक्ट। Reason: in a magnetic field the period of revolution of a charged particle is directly proportional to the mass of the particle inversely proportional to charge of the particle, करेक्ट है, यही फॉर्मूला हमने लिखा है, here is the formula। Sixth, a charged particle is moving in a circular path under the action of a uniform magnetic field. During the motion, kinetic energy of the charged particle is constant। सही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकता है। Reason: during the motion, magnetic force acting on the particle is perpendicular to the instantaneous velocity. That's why work done by magnetic force is zero. So work energy theorem से वो एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता। तो both are correct, assertion and reason is correct explanation for assertion. So answer is A। Seventh, when radius of a circular loop carrying current is doubled, its magnetic moment becomes 4 times। Radius of circular loop carrying current is doubled, its magnetic moment। तो ये हमें देख लेना चाहिए फॉर्मूले से। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए आप बच्चों याद रख सकते हो, बहुत ही आसान है। आपने दरवाजे की तरफ देखा, कोई आया है, आपने कहा आइए आइए, तो आई ए, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। और किसी सर्कुलर लूप के लिए अगर इसको हम डिफाइन करते हैं तो करंट आई है, और यहाँ एरिया में आ जाएगा सर्कुलर लूप के लिए पाई आर स्क्वायर। अगर हम रेडियस को कर दे रहे हैं डबल, तो मैग्नेटिक मोमेंट 4 टाइम्स हो ही रहा है, देख ही रहे हैं, करेक्ट। मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द लूप, सही है, अभी हमने देखा, बोथ आर करेक्ट। Eighth, the magnetic field at the ends of a very long current carrying solenoid
इज हाफ ऑफ दैट एट द सेंटर। ठीक है, किनारे पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सॉलिनॉइड के वो होता है म्यू जीरो एन आई, और सॉरी म्यू जीरो एन आई बाई टू, और सेंटर पर होता है म्यू जीरो एन आई, तो हाफ होता है। रीजन, इफ द solenoid is sufficiently long the field within it is uniform। ये भी सही है, solenoid sufficiently long होगी तो फील्ड उसके अंदर यूनिफॉर्म होगा, पर ये इसका रीजन नहीं हुआ। उसका रीजन क्या है, रीजन डिफरेंट है कि अगर हम सोलेनॉइड के एंड पर पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं तो एक साइड तो इसमें है टर्न्स, इस साइड तो टर्न्स नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड आधे रह जाता है। जबकि बीच में अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो इस साइड भी टर्न्स है और इस साइड भी टर्न्स है। दिस इज द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। If an electron and proton enter a magnetic field with equal momentum से enter कर रहे हैं, then the paths of both of them will be equally curved। मास पर डिपेंड करता है कि नहीं करता वो देख लेते हैं। इक्वल मोमेंटम है अगर, तो मैं फॉर्मूले को किस फॉर्मेट में लिखने वाला हूं, ये देखिए। हम जानते हैं रेडियस r इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, कहां से आया, एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्यू वी बी से आया। अब मोमेंटम सेम है तो एम वी की जगह मैंने रखा p अपॉन क्यू बी। अब हम देख रहे हैं कि r प्रोपोर्शनल है इनवर्सली किसके, q के। मोमेंटम सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो कट गए। तो चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे सेम मैग्नीट्यूड का है, बस साइन अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा तो प्रोटॉन एंटी क्लॉकवाइज एंड वाइस वर्सा। देन द पाथ ऑफ बोथ ऑफ देम विल बी इक्वली कर्व्ड। सही बात है, करेक्ट। रीजन, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन। सही है, आंसर इज ए। नेक्स्ट 10th, द कॉइल्स ऑफ ए स्प्रिंग कम क्लोज टू ईच अदर। तो स्प्रिंग में जो कॉइल्स हैं वो पास पास आ जाएंगी। कि हमने पढ़ा है लाइक करंट अट्रैक्ट ईच अदर। हम बात कर रहे हैं रॉजेट्स स्पाइरल की, तो सब में करंट का जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो सेम है। सेम होने से इनके बीच अट्रैक्शन होगा, तो ये पास पास आ जाएंगी व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। और उसका रीजन क्या है, रीजन है इट इज बिकॉज कॉइल्स ऑफ ए स्प्रिंग कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन एंड हेंस अट्रैक्ट ईच अदर। सही है, इसी को कहते हैं रॉजेट्स स्पाइरल। द रेंज ऑफ ए वोल्ट मीटर कैन बी both increased or decreased। The required resistance to be connected in series can be calculated by using the relation R equal to V upon Ig minus G। सही है, यही रिलेशन हम यूज करते हैं। और जो रेंज है वो बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। ठीक है, अगर अमीटर के लिए पूछा होता तो इसमें एक गौर करना है आपको एक चीज पर, कि यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि रेंज ऑफ वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस सीरीज में लगाकर ही बढ़ानी है आपको, है ना। अगर आप लेक्चर पे जाएंगे, वीडियो लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था उसमें गैल्वेनोमीटर टू अमीटर कन्वर्जन, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर कन्वर्जन मिल जाएगा फिजिक्स फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट में, तो उसमें आपको इसकी डिटेल मिलेगी। ये तो तय है कि एक ही डायरेक्शन में हम कर सकते हैं, या तो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, पर उसके लिए शर्त है साथ में कि वोल्ट मीटर बनाना है तो सीरीज में ही रेजिस्टेंस जोड़ना है, अमीटर बनाना है तो पैरेलल में ही रेजिस्टेंस जोड़ना है। पर अगर ये शर्त साथ में ना लगाए तो हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो आंसर इज 12th, both ampere meter square and joule per tesla are the units of magnetic dipole moment। सही है, जूल पर टेस्ला कैसे, जूल पर टेस्ला के लिए मैं फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ, थ्योरी में हमने पढ़ा भी था इसको। जूल पर टेस्ला के लिए बच्चों जो फॉर्मूला होगा वो ये है, पोटेंशियल एनर्जी किसी मैग्नेटिक डाइपोल की जो मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है वो होती है m डॉट बी, यानी एम बी कॉस थीटा। ये m है छोटा है, मैग्नेटिक डाइपोल। ये वैसे ही है जैसे P डॉट ई माइनस में, माइनस एम डॉट। तो अब ये जूल में है,
हमें एम की यूनिट निकालनी है, नीचे जाएगा तो जूल पर टेस्ला बनेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को हम टेस्ला में नापते हैं, फिर बिकम जूल पर टेस्ला। रीजन बोथ द यूनिट्स आर इक्वल टू ईच अदर, करेक्ट। 13th, the true geographic north direction is found by using a compass needle. The magnetic meridian of the earth is along the axis of rotation of the earth. Magnetic meridian is any vertical plane which uh, joins जब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल टू मैग्नेटिक साउथ पोल। तो ये तो गलत है, रीजन तो ये गलत है। और ट्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन इज फाउंड बाय, नहीं, ज्योग्राफिक नहीं, मैग्नेटिक नॉर्थ निकाल सकते हैं हम, बोथ आर रॉन्ग, ऑप्शन इज बी। मैग्नेटिक नीडल, कंपास नीडल हमें मैग्नेटिक नॉर्थ बताती है, ज्योग्राफिक नॉर्थ नहीं बताती। क्वेश्चन नंबर 14, if a compass needle is kept at magnetic north pole of the earth, the compass needle may stay in any direction. सही है, बिकॉज कंपास निडल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बता रही है, क्षैतिज घटक की दिशा बताती है, चुंबकीय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की दिशा, नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताती है। वहां पे पोल पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, इसलिए चुंबकीय सुई यानी कंपास निडल किसी भी दिशा में रुक सकती है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली घूमने के लिए फ्री है बच्चों। इट कैन मूव हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं घूम सकती। वर्टिकली घूमने के लिए फ्री होती है डिप निडल, नती सुई। रीजन, डिप निडल विल स्टे वर्टिकल एट द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। सही है, पर इस ये रीजन असर्शन से मैच नहीं होता है, इसका रीजन नहीं। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 15, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल शोन इन फिगर इज 0। सही है। रीजन, the magnitudes of magnetic fields are equal and the directions of magnetic fields due to both the semicircles are opposite. सही है, तो correct answer is A. Next is 16. The voltage sensitivity may not necessarily increase on increasing the current sensitivity. सही है, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसको आप देखेंगे, अगर अगर आपको याद रहा हो, नहीं याद रहा तो हम दोबारा निकाल लेते। करंट सेंसिटिविटी, करंट फ्लोन, डिफ्लेक्शन शोन फॉर यूनिट करंट फ्लोन, डिफ्लेक्शन शोन फॉर यूनिट करंट फ्लोन, थीटा अपॉन आई। अब गैल्वेनोमीटर के डेरिवेशन में आपने निकाला था आई इक्वल टू के टाइम्स थीटा। के की वैल्यू क्या थी? के की वैल्यू थी, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, क्योंकि के टाइम्स थीटा था तो ये 1 अपॉन के था, थीटा अपॉन आई, थीटा अपॉन आई इज 1 अपॉन के, एंड हाउ मच इट इज एन ए बी या एन बी ए, जैसे लिखना चाहें, अपॉन सी। And number of turns, area of cross section, B magnetic field, and C is the torsional constant, मरोड़ नियतांक, किसके लिए? स्प्रिंग के लिए, स्पाइरल स्प्रिंग के लिए। तो करंट सेंसिटिविटी ये है, और वोल्टेज सेंसिटिविटी वो था थीटा अपॉन वी, यानी 1 अपॉन के आर, यानी एन ए बी अपॉन सी आर, क्योंकि मैं वी को लिखूंगा आई आर। तो अगर मैं एन चेंज कर रहा हूं, नंबर ऑफ टर्न्स, या एरिया चेंज कर रहा हूं, देन आर आल्सो, आर में आल्सो चेंज। हाँ, अगर मैं बी या सी चेंज कर रहा हूं तब तो सेम चेंज आएगा। करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़े ही सही करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने पर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो तार भी बढ़ेगा, तार की लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। करंट सेंसिटिविटी इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ठीक है, असर्शन भी सही है, रीजन अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है, पर रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आंसर इज बी। 17, द एंगल ऑफ डिप इज मैक्सिमम एट द पोल्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, 90 डिग्री। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ एट द पोल्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द सरफेस, नहीं, वो पर्टिकुलर आती है वहां, तो ये तो गलत है, और इसका रीजन भी नहीं है। एंगल ऑफ डिप इज मैक्सिमम एट द पोल्स ऑफ अर्थ,
वो सही है, दैट्स व्हाई आंसर इज assertion is correct, reason is wrong. Okay, कहाँ पहुंचे हम? Here, question number 18. An electron projected parallel to the direction of magnetic force will experience maximum force. No, वो तो जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. रीजन, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल F इक्वल टू, चार्ज पार्टिकल पे थोड़ी होता है, वो तो Q टाइम्स V क्रॉस V होता है, दोनों ही गलत है. दैट्स व्हाई आंसर इज डी. Assertion: the torque acting on a square and circular current carrying coils having equal areas placed in uniform magnetic field will be same. टॉर्क काम कर रहा है क्योंकि एरिया टॉ होता है बिना साइन थीटा, को याद आ गया हो, बिना BINA, तो अब बोल रहे एरिया सेम है और कॉइल्स हैविंग इक्वल एरिया. अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में बात नहीं की ना, रीजन पढ़ लेते हैं. टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कॉइल. एरिया पर डिपेंड, BINA एरिया पर डिपेंड करती है, पर एरिया सेम है तो शेप से कोई लेना देना नहीं है. इफ द एरिया ऑफ कॉइल्स आर सेम. करेक्ट, 19 इज करेक्ट. और ये एक अच्छा कंसेप्ट है, आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. 20. A phosphor bronze strip is used in a moving coil galvanometer. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप यूज करते हैं. वो जो स्ट्रिप नहीं यूज करते, वायर यूज करते थे, किसका, वो लटकाने वाला होता था, उसमें यूज करते थे. ठीक है, तो सस्पेंडेड टाइप में यूज करते हैं. फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्जनल कांस्टेंट. नहीं, हमें तो कम चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए. सी कम होगा तो बात बनेगी, सी कम होगा तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, तो रीजन गलत है. दैट्स व्हाई आंसर इज सी. तो बच्चों, इस वीडियो में काफी है. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन, यानी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. टिल देन, हैप्पी लर्निंग.